युद्ध का खौफनाक मंजर, तबाह शहर, आसमान में धुएं का काला गुबार और हर पल जान जाने का खतरा। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल। विनाशकाल का 37वां दिन है। रूस और यूक्रेन में जंग जारी है। कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन चुके हैं, लेकिन जेलेंस्की खून की आखिरी बूंद तक लड़ने का दावा कर रहे हैं। इस बीच अपने खिलाफ प्रतिबंधों पर पलटवार करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने उस आदेश पर साइन कर दिए हैं जिसके मुताबिक आज से विदेशी खरीदारों को गैस के लिए भुगतान रूबल में ही करना होगा। पुतिन ने कहा कि अगर भुगतान नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट को रोक दिया जाएगा। पुतिन के इस नए आदेश के बाद यूरोपीय देशों में गैस के लिए हाहाकार मच सकता है, क्योंकि यूरोप की कुल खपत का 30% गैस रूस से ही आता है। इस बीच दोनों देशों की जंग खत्म हो, इसे लेकर पूरी दुनिया की नजर भारत की भूमिका पर टिकी है। यही कारण है कि पिछले 10 दिनों में कई देशों के प्रतिनिधि भारत का दौरा कर चुके हैं। इस बीच जंग पर भारत के रुख से अमेरिका बौखला गया है और अब धमकी देने लगा है। और हर बार की तरह सबसे पहले वॉर अपडेट। 37वां दिन है युद्ध का। 37वें दिन भी यूक्रेन के कई शहरों पर भारी बमबारी हो रही है। माइकोलेव में रूसी हमले में 24 लोगों की मौत हो गई। माइकोलेव में रूस ने हमला किया जिसमें 24 लोगों ने जान गंवाई है। 23 लोगों के शव मलबे से निकाले जा चुके हैं। रूसी सेना ने मिसाइल से यह हमला किया था माइकोलेव पर। 24 लोगों की मौत की खबर है। 23 लोगों के शव मलबे से निकाले जा चुके हैं। बम फोड़ रहे हैं, मिसाइल दाग रहे हैं, गोलियां बरस रही हैं। यूक्रेन में रूस का हमला लगातार जारी है। और सुनिए, 37वें दिन भी यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी चल रही है। रूस ने एक बड़ा दावा किया है। क्या है यह बड़ा दावा? ध्यान से सुनिए। यूक्रेन के 123 एयरक्राफ्ट, 74 हेलीकॉप्टर्स तबाह करने का दावा किया है रूस ने। साथ ही 309 मानव रहित विमान, 172 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम नष्ट करने का दावा है। यूक्रेन के 1568 स्पेशल मिलिट्री ऑटोमोटिव इक्विपमेंट्स तबाह करने का रूस दावा कर रहा है। 721 फील्ड आर्टिलरी और मोर्टार्स, 1721 टैंक तबाह करने का रूस ने दावा किया है। तो रूस के दावे को अगर सही माना जाए तो एक बहुत तगड़ी चोट रक्षा के क्षेत्र में यूक्रेन को पड़ी है। और अब सुनिए, भारत के दौरे पर हैं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर से लावरोव मिलेंगे। यूक्रेन युद्ध समेत क्रूड तेलों की खरीद पर बातचीत होगी। ट्रेड के लिए रुपया रूबल पेमेंट सिस्टम पर सहमति बन सकती है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान रूसी विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा है। रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद यूरोपीय देशों में जिस गैस संकट की आशंका जाहिर की जा रही थी, वो अब सही साबित होने लगा है। दरअसल आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे रूस ने यह ऐलान कर दिया है कि वो उन्हीं देशों को गैस की सप्लाई करेगा जो रूबल में पेमेंट करेंगे। यूरोपीय देशों में मचेगा हाहाकार। पुतिन का प्लान गैस हो चुका तैयार।
हमें रूबल में है पेमेंट की दरकार। जर्मनी ने शर्त मानने से किया इनकार। रूस और यूक्रेन के बीच 37 दिनों से भीषण जंग जारी है। रूस के ताबड़तोड़ हमले के बावजूद यूक्रेन ने घुटने नहीं टेके हैं, लेकिन इस युद्ध की वजह से जर्मनी में गैस की मारामारी मच गई है। जर्मनी ही क्या, कई दूसरे यूरोपीय देशों में भी गैस का संकट शुरू हो गया है। युद्ध शुरू होने से पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि युद्ध लंबा खींचेगा तो गैस के लिए पूरे यूरोप में हाहाकार मचेगा। और अब वो आशंका सच में बदलती दिख रही है। यूरोप के लिए पुतिन को दोषी ठहराने वाले यूरोपीय देश जब तक गैस के लिए रूस पर निर्भरता कम करते, तब तक रूस ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। रूस ने यह साफ ऐलान कर दिया है कि गैस के बदले रूबल में ही पेमेंट लेगा। रूस का कहना है कि अब उसे यूरो या डॉलर नहीं चाहिए, उसे तो अब बस रूबल की ही दरकार है। वजह साफ है, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से रूस के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे। डॉलर या यूरो को रूबल में बदलना रूस के लिए मुश्किल हो गया था, लेकिन जर्मनी ने रूस की इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। खबर है कि जर्मनी के चांसलर की पुतिन से इस मुद्दे पर बातचीत हुई, जिसमें बीच का रास्ता भी निकाल लिया गया। हालांकि ये भी पता चला है कि जो रास्ता निकला है वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। माना जा रहा है कि दोनों देश मिलकर गैस के सौदे की डेडलाइन तय कर चुके हैं। इसी बीच गैस की किल्लत की आशंकाओं के बीच जर्मनी ने तो अपने देश में लोगों से नेचुरल गैस का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील कर दी। लोगों को जर्मनी की सरकार की तरफ से कह दिया गया कि आने वाले समय में गैस की किल्लत खड़ी हो सकती है। मतलब ये कि अफरा तफरी के हालात बन चुके हैं। जब से यूक्रेन में जंग छिड़ी है, जर्मनी में गैस के संकट की आशंका बन गई थी। सबसे बड़ी वजह है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। गैस की बढ़ती जरूरत की वजह से जर्मनी नेचुरल गैस की सप्लाई बढ़ाने वाला था और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के जरिए समुद्र के रास्ते रूस से गैस आनी थी। पाइपलाइन बनकर तैयार थी, सप्लाई शुरू होने ही वाली थी, लेकिन जंग छिड़ गई। जर्मनी की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से गैस की सप्लाई शुरू नहीं होगी। हालांकि ये फैसला उस वक्त जर्मनी की तरफ से रूस पर दबाव बनाने के लिए किया गया था, लेकिन रूस किसी दबाव में नहीं आया। नतीजा भुगतना पड़ा जर्मनी को। गैस की जरूरत पूरी करने के लिए जर्मनी जब तक नए विकल्प खोजता, तब तक रूस ने नई मुसीबत खड़ी कर दी। रूस ने कह दिया कि गैस की पेमेंट यूरो या डॉलर में नहीं बल्कि रूबल में ली जाएगी। रूस के इस फरमान के बाद जर्मनी गैस की सप्लाई के लिए कोई और इंतजाम करने की तैयारी में है। जर्मनी की तरह ही पोलैंड में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। हालांकि पोलैंड कई अहम फैसले पहले ही ले चुका है। मसलन पोलैंड ने कोयले का इंपोर्ट पूरी तरह से बंद करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही मई से गैस के इंपोर्ट में धीरे धीरे कटौती शुरू हो जाएगी। कहा जा रहा है कि 2023 से पहले ही पोलैंड पूरी तरह से रूस में गैस का इंपोर्ट बंद कर देगा। पोलैंड ने यूरोप के बाकी मुल्कों से भी इस तरफ बढ़ने की अपील की है। पोलैंड ने सबसे कहा है कि धीरे धीरे रूस पर निर्भरता कम करने की तरफ बढ़ा जाए। दरअसल यूरोप में नेचुरल गैस का इस्तेमाल 2 कारणों से किया जाता है। पहला, घरों को गर्म रखने वाले हीटर जलाने के लिए। दूसरा, बड़े पैमाने पर गाड़ियों के ईंधन के तौर पर। माना जा रहा है कि गैस के बिना यूरोप में एक दिन भी कटना मुश्किल है और जितनी गैस यूरोप में इंपोर्ट की जाती है उसका 30% हिस्सा रूस से आता है।
ऐसे में अगर अचानक 30% गैस की सप्लाई कम हो जाए तो देश में हाहाकार मच सकता है। इसीलिए यूरोप के देश कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे रूस पर निर्भरता कम की जाए और इस दौरान जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे रास्ते तलाशे जाएं। लेकिन मुसीबत यह है कि अगर रूस ने सप्लाई रोक दी तो कूटनीति की पिच पर पूरा यूरोप क्लीन बोल्ड हो जाएगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि रूस ने कच्चे तेल और नेचुरल गैस के नए खरीदारों की तलाश कर ली है। इसीलिए अगर गैस की सप्लाई बंद यूरोप की तरफ से भी की जाती है तो रूस को कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर पुतिन ने अपनी चाल चल दी और खुद ही गैस की सप्लाई रोक दी तो हड़कंप मच जाएगा। ऊपर से पूरे यूरोप का बजट बिगड़ेगा, वो अलग। जर्मनी अकेला है बीते 41 सालों में महंगाई का सबसे बुरा दौर झेल रहा है। 41 साल बाद वहां महंगाई की दर 7% के पार चली गई है। इसकी वजह कच्चे तेल की महंगाई ही है। ऐसे हालात में अगर संकट बढ़ा तो यूरोप में केवल कोहराम नहीं त्राहिमाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कई दौर की बातचीत के बाद भी रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। ऐसे में सारी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई है। पिछले 10 दिनों में जिस तरह विदेशी प्रतिनिधियों का भारत दौरा जारी है, कहा जा सकता है कि नई दिल्ली जंग रोकने की कूटनीति का केंद्र बना हुआ है। जारी है रूस का ताबड़तोड़ हमला। दिलेरी से खड़ा है जेलेंस्की का हमला। रण प्रचंड है, हर तरफ तबाही के मंजर है। धमाकों से धुआं धुआं, धरती अंबर है। शांति की हर कोशिश रही सिफर है। अब तो भारत पर आशा भरी नजर है। दुनिया में शांति कायम करने के लिहाज से यह हफ्ता बेहद अहम साबित होने वाला है और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है शांति दूत भारत। वैसे तो रूस यूक्रेन के बीच 1 महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे युद्ध को विराम देने के लिए कई शांति वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन सबका नतीजा सिफर रहा है। ऐसे में अब पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है। यही कारण है कि जंग के खात्मे की कूटनीति का केंद्र अब नई दिल्ली बन गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का अचानक भारत दौरा इसी दिशा में अहम कदम है। यह यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि 2 अप्रैल को इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूनान तक के नेता भारत में हाजिरी लगा चुके हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन के भीषण युद्ध की आग में पूरी दुनिया झुलसे उससे पहले ये बुझाना जरूरी है और पूरी दुनिया जानती है कि इसमें भारत अहम भूमिका निभा सकता है। भारत ने भी इस मामले में अपनी भूमिका समझते हुए जंग रोकने के लिए जयशंकर फॉर्मूला तैयार कर लिया है। भारतीय कूटनीति का जयशंकर फॉर्मूला अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के बीच संतुलन साधने पर केंद्रित है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं जयशंकर फॉर्मूले की शर्तों पर। रूस यूक्रेन जंग के शांतिपूर्ण समाधान के लिए तुरंत संघर्ष विराम पहली शर्त है। संघर्ष विराम में सैन्य स्तर के साथ साथ साइबर हमले, सूचना युद्ध,
बयानों से हो रहे हमले भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और यूएन चार्टर का पूरा सम्मान हो और कोई भी समाधान उसके दायरे में हो। हर राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता और सार्वभौमिकता का सम्मान किया जाए। हर देश के लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों का हर हाल में सम्मान किया जाए और उनके आर्थिक हितों की रक्षा भी की जाए। इसके साथ ही भारत ने साफ कर दिया है कि इन कोशिशों के दौरान वो गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा और अपने हितों का त्याग तो कतई नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर भारत के शांति प्रयासों के बीच अमेरिका ने रूस के खिलाफ लगे प्रतिबंधों पर साथ नहीं देने के लिए भारत को खुली धमकी दे डाली। भारत दौरे पर आए अमेरिका की डिप्टी एनएसए दलीप सिंह ने कहा कि रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करने वाले देशों को अंजाम भुगतने होंगे। बौखलाए अमेरिका की गीदड़ भभकी। अंजाम भुगतने की दे डाली धमकी। जंग पर भारत के रुख से बौखलाया। रूस से तेल खरीदने पर घबराया। इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जंग से पहले अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ जमकर ललकारा, लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर कई शहरों को तबाह कर डाला तो अमेरिका दुम दबाकर बैठ गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की लाख दुहाई के बावजूद रूस के खिलाफ अमेरिका अपने सैनिक उतारने की हिम्मत तो नहीं जुटा पाया और अब दूसरे देशों को धमकी देता फिर रहा है, वो भी भारत को, जो दोनों देशों के बीच जंग खत्म कराने की कोशिशों में जुटा हुआ है। दरअसल भारत के 2 दिनों के दौरे पर आए अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह ने आगाह किया कि रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करने वाले देशों को अंजाम भुगतने होंगे। इतना ही नहीं, अपने बयान में दलीप सिंह ने रूस और चीन के बीच असीमित साझेदारी का जिक्र करते हुए भारत को नसीहत दी कि उसे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि यदि चीन LAC का उल्लंघन करता है तो रूस भारत की रक्षा करने के लिए दौड़ा चला आएगा। दलीप सिंह ने ये बयान भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला समेत भारतीय वार्ताकारों के साथ कई बैठकें करने के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दिया। हालांकि उन्होंने ये जोड़ा कि भारत का रूस से ऊर्जा खरीद फिलहाल अमेरिकी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन वे चाहते हैं कि भारत रूस पर अपनी निर्भरता कम करे। रूस से किफायती दरों पर तेल खरीदने के भारत के फैसले के बारे में पूछे जाने पर दलीप ने कहा कि अमेरिका भारत की ऊर्जा और डिफेंस इक्विपमेंट की जरूरत पूरा करने के लिए तैयार है। अमेरिका की डिप्टी एनएसए की इस खुलेआम चेतावनी पर देश के रक्षा विशेषज्ञों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र है और इसमें किसी का दखल नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जो यूएसए का कहना है ये सरासर मैं कहूँगा एक मनगढ़ंत कहानी सी जैसी लगती है, क्योंकि जब चीन पहले भी जब हमारे LAC के अंदर बार बार इंक्लूजन्स करता रहा है, चाहे लद्दाख रीजन में है चाहे उस तरफ हमारे ईस्टर्न रीजन में, अमेरिका चुप्पी साधे रहा।
और अमेरिका हमें पता है कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए अपने एलाइज वगैरह को भी अबैंडन कर देता है। और अभी जो बाइडन और जिनपिंग की वार्ता हुई है उसके अंदर बाइडन ने साफ कह दिया कि वो ताइवान का जो है वो कहते हैं कि ताइवान एक चीन का हिस्सा है और इसलिए उसके अंदर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये जो कार्रवाई है ये हिंदुस्तान को पता है, इसलिए हिंदुस्तान अपनी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है उसी के साथ चलेगा और रशिया के साथ खड़ा रहेगा। क्वाड सहयोग का जिक्र करते हुए दलीप ने कहा कि समूह में इस बात को मान्यता दी गई है कि चीन स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित हिंद प्रशांत के लिए एक रणनीतिक खतरा है। दलीप ने कहा कि आप इस वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ सकते कि चीन और रूस ने नो लिमिट पार्टनरशिप का ऐलान किया है और रूस ने चीन को अपना सबसे अहम रणनीतिक साझेदार करार दिया है। दलीप ने कहा कि इन सब का असर भारत पर पड़ना तय है। रूस और चीन के संबंध भारत के खिलाफ साबित होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई यह विश्वास करेगा कि अगर चीन एक बार फिर LAC का उल्लंघन करता है तो रूस भारत की रक्षा के लिए दौड़ता हुआ आएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि दुनिया भर के लोकतंत्र और खास तौर पर क्वाड देश एक साथ आए और यूक्रेन को लेकर अपने साझा हितों को प्रमुखता से उठाएं। डिप्टी NSA ने कहा कि अगर रूसी हमले के प्रभाव को कंट्रोल नहीं किया गया तो यह काफी घातक होगा। आपको बता दें कि रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों का मसौदा तैयार करने में दलीप सिंह की अहम भूमिका है। उनकी ये भारत यात्रा भी यूक्रेन पर रूस हमले को लेकर मॉस्को की आलोचना नहीं करने के भारत के रुख पर पश्चिमी देशों में बेचैनी बढ़ने की पृष्ठभूमि में हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात करते हैं जेलेंस्की की, जिनका टारगेट रूस पर सटीक दिखाई दे रहा है और सबसे बड़ा खतरा इस वक्त जेलेंस्की की जान पर आ चुका है, क्योंकि एक बड़ा मिसाइल हमला सिर्फ और सिर्फ जेलेंस्की को मैसेज देने के लिए किया गया है। रूस की एक मिसाइल ने एक शानदार इमारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पुतिन रूस में बैठकर जेलेंस्की के साथ कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। काला सागर में उठा बवंडर। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल, और फिर ये चारों मिसाइल निकल पड़ी अपने अपने टारगेट पर। निशाने पर दक्षिणी यूक्रेन के 4 बड़े शहर माइकोलेव, मारियोपोल, खेरसॉन और ओदेसा। चारों शहर में मिसाइल अलर्ट जारी हो गया, लेकिन यूक्रेन कुछ भी करने की हालत में नहीं था और फिर हुआ माइकोलेव में पहला मिसाइल इंपैक्ट। एक बार फिर देखिए, मिसाइल नहीं दिखी तो गौर से देखिए। हम वीडियो की रफ्तार धीरे कर देते हैं। इस मिसाइल ने माइकोलेव में क्या तबाह किया, अब इन तस्वीरों को देखिए। यूक्रेन में अब तक इससे खतरनाक मिसाइल अटैक नहीं हुआ है। यह पहला ऐसा मिसाइल हमला है जिसके धमाके ने एक बड़ी हाई राइज बिल्डिंग में इतना बड़ा सुराख कर दिया। ये माइकोलेव की एक सरकारी इमारत है
जिसको हुआ नुकसान देखिए और यहाँ टकराई मिसाइल की ताकत को समझिए। ये 10 मंजिला इमारत है या कहें थी। यहाँ पर रूस की मिसाइल का हमला ऐसा हुआ कि अब आर पार देखा जा सकता है। कुछ भी नहीं बचा है। जाहिर है ये बहुत ताकतवर मिसाइल रही होगी। इस इमारत में 400 से ज्यादा कमरे थे। इस बिल्डिंग के बीचों बीच इस गैप को देखकर समझा जा सकता है कि 100 से ज्यादा कमरे पूरी तरह गायब हो चुके हैं। बिल्डिंग में एक भी कोना साबुत नहीं बचा है। यहाँ की एक एक खिड़की की तस्वीर गौर से देखिए। ये इमारत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ ढांचा खड़ा है। अंदाजा लगाइए कि जो लोग इस इमारत के अंदर रहे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। У меня девочка погибла на моем этаже. Что я могу сказать? Вы что, шутите? Я ее обняла и прошла 2 минуты. ये मिसाइल कौन सी थी? क्या रफ्तार थी? कितनी ताकत के साथ वो इस बिल्डिंग से टकराई? अब तक जो बातें पता चली हैं, उसके मुताबिक ये कैलिबर क्रूज मिसाइल है। अगर आप बिल्डिंग की तरफ बढ़ती मिसाइल की तस्वीर देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें 2 पंख भी लगे हैं, जिससे ये कैलिबर मिसाइल कही जा सकती है। जब हमला हुआ तब माइकोलेव में सुबह के 8:45 बज रहे थे। माइकोलेव में सुबह ही सुबह रूस ने ऐसी मिसाइल स्ट्राइक की कि यूक्रेन युद्ध का अब तक का सबसे खतरनाक मिसाइल हमला कहा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि इस बिल्डिंग से टकराने वाली मिसाइल ने बहुत सटीक हमला किया। До повномасштабного вторгнення росіян це була цивільна адміністрація Миколаївської області. Наразі сьогодні вранці о 8:50 було нанесено вогневе ураження в цю будівлю. Станом на зараз ми маємо 7 загиблих цивільних, 22 особи. Було एक सरकारी इमारत पर इतना बड़ा हमला करके रूस ने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो माइकोलेव को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। इसमें वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। माइकोलेव का हमला ज़ेलेंस्की को भी ये बताने के लिए है कि राजधानी कीव में उसका ठिकाना रूस के रहमो करम पर ही अभी तक कायम है। Позитивними ті сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчику. Але ці сигнали не заглушають розриви російських снарядів. Звісно, ми бачимо усі ризики. Звісно, ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради. फिलहाल इतना ही। मुझे अपनी इजाजत। नमस्कार।